नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह हम फिर हाजिर हैं 14 मई 2023 को नया करंट अफेयर लेकर आपके लिए। और आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट्स करते हैं, हमें लाइक्स और सब्सक्राइब भी देते हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं आपका। और ज़्यादा समय न लेते हुए आज की करंट अफेयर क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमेशा की तरह हम हर वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न देते हैं और उसके उत्तर का आशा हम अपने कमेंट बॉक्स में करते हैं। आप सभी उसका जवाब देते हैं और सभी मित्रों का जवाब सही है। देखते हैं कि हमारा कल का प्रश्न आपके लिए क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, इसरो ने कहाँ नई सुविधा में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। चार ऑप्शन है हमारे पास, महेंद्रगिरी, पोखरण, चंपारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका महेंद्रगिरी। इसरो ने महेंद्रगिरी में नई सुविधा में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह भविष्य में लॉन्च व्हीकल को सशक्त करेगा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC में नए स्थापित अर्ध क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा में किया गया सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल रहा। और एक महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में भी है। आइए हम महेंद्रगिरी, चूंकि नाम आया है, जो तमिलनाडु में महेंद्रगिरी है, वहां से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सेमी क्रायोजेनिक का सफल परीक्षण किया है। महेंद्रगिरी के संबंध में और भी बातें जान लें। उड़ीसा में भी एक महेंद्रगिरी पर्वत है जो गजपति जिले के परला खेमुंडी में मौजूद है। यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए थे। तो ये महेंद्रगिरी पर्वत जहां पर भगवान परशुराम तपस्या के लिए गए थे वो उड़ीसा में है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया है। हमारा आज का ये देख लें, उसके पहले प्रश्न से पहले यह सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक तस्वीर देख लें आप। इसी को इसरो ने लॉन्च किया है। इसकी कैपेबिलिटी क्षमता 1 टन की है और यह सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है इसरो ने। हमारे आज के करंट अफेयर्स का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक किसने जारी किया है? हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक किसने जारी किया है? चार ऑप्शंस है हमारे पास, IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, बैंक ऑफ चाइना। तो इसका सही जवाब है IMF। IMF ने हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, मॉनेटरी फंड के रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण मध्य पूर्व और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल मंदी आने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती ऊर्जा लागत और उच्च खाद्य कीमतों जैसे कारक इन क्षेत्रों में अनुमानित धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। अरब राज्यों और क्षेत्र के अन्य देशों की तेल निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को, वे देश जो तेल पर डिपेंड है, जिनकी अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से लाभ हुआ है,
जबकि पाकिस्तान जैसे अन्य देशों में पिछली गर्मियों में अभूतपूर्व बाढ़ के बाद विकास में गिरावट देखी गई है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष दुनिया भर में वित्तीय स्थिति कड़ी हो जाएगी, विशेष रूप से भारी कर्ज वाले देशों को प्रभावित करेगी। माने जिन देशों ने दूसरे देशों से भारी कर्ज ले रखा है प्रभावित करेगी। यह है आईएमएफ का लोगो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, डीजल वाहनों पर भारत सरकार कब तक प्रतिबंध लगाने जा रही है? माने किस साल, किस ईयर में डीजल वाहनों पर भारत सरकार पूर्णतः प्रतिबंध लगा देगी? 2025, 2027, 2030, 2035? इसका सही जवाब है 2027। सन 2027 तक भारत सरकार डीजल वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने जा रही है। तेल मंत्रालय द्वारा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहन माने 4 व्हीलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसने वर्ष 2035 तक आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंब्यूजन इंजन्स द्वारा संचालित मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहन, ऑटो वगैरह की क्रमिक उन्मूलन की सिफारिश की है। हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं माने 2 व्हीलर, स्कूटर इत्यादि, तिपहिया, ऑटो वगैरह, इनका जो सिस्टम है चलने का इंजन का, उसे इंटरनल कंब्यूजन इंजन कहते हैं। इनको भी धीरे धीरे 2035 तक हटाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ऐसा सोचती है कि 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से डीजल वाहन और 2035 तक 2 व्हीलर जो इंटरनल कंब्यूजन इंजन्स जिनमें जिनके टेक्नोलॉजी जिन व्हीकल्स की है उनको भी हटाने की सिफारिश की जा रही है। ये डीजल इंजन है, डीजल है जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में भरा जाता है, जिससे काफी प्रदूषण होता है। और भारत सरकार ईवी लाने में माने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने के लिए प्रयासरत है। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाने का प्रस्ताव की तारीख को क्या रखा है? माने किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 12 मई। 12 मई को यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाने का प्रस्ताव रखा है। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने पौधों की सुरक्षा और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ IDPH के रूप में चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके पहले हम देख लें, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मई 12, 2022 में भी रखा गया था। तो 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? सीरिया, सूडान, जॉर्डन और ईरान। किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? तो उसका सही जवाब है दोस्तों सीरिया। सीरिया की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है। आइए जानते हैं। अरब लीग के सदस्य देश 10 साल से अधिक समय पहले सीरिया के निलंबन के बाद, माने 10 साल पहले सीरिया को निलंबित कर दिया गया था अरब लीग से, 10 साल बाद अब उसकी सदस्यता बहाल करने पर सहमत हो गए हैं, माने वह अरब लीग का फिर से सदस्य
बन जाएगा। सीरिया एक विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमिक वहाँ की व्यवस्था है। सीरिया एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसके प्रमुख स्तंभ कृषि, पेट्रोलियम, उद्योग और पर्यटन है। तेल के उत्पादन में आ रही गिरावट, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के खराब प्रदर्शन तथा निम्न औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के कारण सीरिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद माने जीडीपी के विकास की दर 2.9% माने 2.9% है। यह सीरिया का नक्शा आप देख रहे हैं। सीरिया के पास संसाधन बहुत हैं, बट उनका उचित दोहन न होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो पीड़ित मरीज हैं उनको लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये प्रगतिशील मांसपेशियों की कमजोरी का एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो आमतौर पर लड़कों को प्रभावित करता है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में रोग से पीड़ित प्रत्येक डिस्चार्ज रोगी को 10 लाख रुपए की एक मुफ्त माने इकट्ठा फाइनेंशियल हेल्प माने वित्तीय सहायता की घोषणा की है। आइए आते हैं, यह है डिसीज का, इस तरह का डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में शरीर के मस्कुलर्स में इस तरह से वो प्रभावित करता है और मरीज की हालत ऐसी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम हाल ही में शहरी विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा शुरू किया गया। यह पहल उत्तर प्रदेश को बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनाती है। अर्थात उत्तर प्रदेश डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बच्चों के लिए बनाने वाला पहला राज्य देश का बन गया। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आप लोगो देख रहे हैं। ये लोगो आप जहां भी देखें समझ जाएं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड का वहां पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी सैन्य इकाई अंशकालिक स्वयंसेवकों के साथ एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करता है? कौन सी सैन्य इकाई जो अंशकालिक स्वयंसेवकों के साथ एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करता है? तो कौन सी सैन्य इकाई है वो? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, प्रादेशिक सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसटीएफ। तो इसका सही जवाब है प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना सेना की वह इकाई है जो अंशकालिक माने थोड़े समय के लिए स्वयं सेवकों के साथ भारतीय सेना की सहायता करती है। प्रादेशिक सेना भारत में एक सैन्य इकाई है जो अंशकालिक स्वयंसेवकों के साथ एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना को सहायता प्रदान करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंजीनियरिंग रेजिमेंट के साथ प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस का एक लोगो है, आप देख सकते हैं। यह प्रादेशिक सेना का स्लोगन है, सावधानी व शूरता। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय एक्सपो
2023 कहां आयोजित किया गया? हमारा है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस हैं, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और कानपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह उसका सही जवाब है। यह संग्रहालय का एक दृश्य है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? 4 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और मालदीव। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। ये कबड्डी का एक दृश्य है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब चलने का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। हाल ही में किसने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शंस हैं, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और अमित शाह। तो सही जवाब है स्मृति ईरानी। इन्होंने ही हाल ही में पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यहाँ पर ऑप्शन 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई है। तो आंसर सही होगा अभी फिलहाल तो 13 मई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी फिलहाल तो 13 मई सही होगा? उसका कारण है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इत्तेफाक से 13 मई को 2023 में दूसरा शनिवार है, इसलिए मैंने कहा कि 13 मई को मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। लेकिन ऐसा नहीं है, नेक्स्ट ईयर अगर दूसरे शनिवार को कोई और तारीख पड़ती है तो उस दिन मनाया जाएगा। तो यहाँ पर तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, मई और अक्टूबर के दूसरा जो शनिवार पड़ता है उसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 13 मई ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 133वां और लीप ईयर में 134वां दिन है। साल में अभी और 232 दिन बाकी है। आज के दिन मान 13 मई के दिन सीता माता प्रकाट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये प्रवासी पक्षी हैं, ये जो मई के दूसरे शनिवार को जिसके लिए हम मनाते हैं प्रवासी पक्षी दिवस। तो प्रवासी पक्षियों में अमूर फाल्कन, आर्कटिक टर्न, रोजी पेलिकन, साइबेरियन सारस, ब्लैक टेल्ड गार्डविच और नौरंग पक्षी। प्रवासी पक्षी का मतलब यह है कि जब इनके देश में बर्फ गिरती है या मौसम में बदलाव होता है तो यह दूसरे देशों की तरफ यात्रा शुरू करते हैं, तो हमारे देश में ये पक्षी आते हैं। और भी देख लें कि मई में और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 मई को जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मना चुके हैं। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 4 मई को कोल माइंस डे। और मातृ दिवस जो होता है इसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ये मई का जो दूसरा संडे होता है, सेकंड संडे, उस दिन मातृ दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जैसे मैंने अभी कहा वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड्स डे सेकंड सैटरडे माने मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेस डे और 15 मई को विश्व परिवार दिवस
इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। 17 मई को विश्व संचार दिवस या सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस माने एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक माने 13 गेंदों में लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास 4, तिलक वर्मा, निकोलस पूरन, यशस्वी जायसवाल और आंद्रे रसेल। तो सही जवाब है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक माने 13 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया है। यह है यशस्वी जायसवाल। आज का प्रश्न है आपके लिए, जैसा कि हमेशा हम आपसे अंत में प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन फैशन ब्रांड गुच्ची के पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत, सानिया मिर्जा या आलिया भट्ट? गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है अभी फैशन ब्रांड एम्बेसडर पहली इंडियन ग्लोबल? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। और किसी भी तरह का संदेह होने पर, जरूर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो, उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखें, हमारी कमियों को भी लिखें, और आप क्या चाहते हैं, कैसे प्रश्न आपके लिए और कौन से वीडियो आपके लिए बनाए जाएं वो लिखें। और आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ ही हम आज विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक फिर नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।